तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ एपिस्टेक्सिस। ठीक है, एपिस्टेक्सिस जो है दैट इज़ बेसिकली ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज इज नोन एज एपिस्टेक्सिस। सही है। अब एपिस्टेक्सिस जो है दैट इज़ ए सिम्टम नॉट अ डिजीज़, एक मैनिफेस्टेशन है ऑफ अ डिजीज़, इट इज़ नॉट अ डिजीज़ इन इट ऑफ इट सेल्फ। ठीक है, तो बहुत सारे डिजीज़ में हमारे पास एपिस्टेक्सिस हो सकती है। उसमें जाने से पहले हम लोग पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि ब्लड सप्लाई ऑफ नोज़ कौन सी है, फिर उसमें से एपिस्टेक्सिस की जो साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई ऑफ नोज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से आती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से आती है। एक्सटर्नल से हमारे पास दो मेन ब्रांचेस हैं जो नोज़ को सप्लाई करेंगी, मैक्सिलरी आर्टरी एंड फेशियल आर्टरी। मैक्सिलरी की दो ब्रांचेस होती हैं, ग्रेटर पैलेटाइन एंड स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी। ठीक, एंड देन फेशियल की होती है सुपीरियर लेबियल आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड की ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है जो फिर दो ब्रांचेस देती है, एंटीरियर एथमोइडल एंड पोस्टीरियर एथमोइडल। ठीक है, एंड देन एंटीरियर एथमोइडल, सुपीरियर लेबियल, स्पिनोपैलेटाइन और ये जो चारों हैं ये मिलकर बनाते हैं हमारा कैसलबैक प्लेक्सिस विच इज लोकेटेड इन दी लिटिल्स एरिया। कैसलबैक प्लेक्सिस जिसकी लोकेशन क्या है, लिटिल्स एरिया। ठीक है, विच इज समवेयर अराउंड दी इंफीरियर टर्बिनेट। इंफीरियर टर्बिनेट के थोड़ा इंफीरियर पोस्ट एंटीरियरली बेसिकली लिटिल्स एरिया होता है। ठीक है, ये लिटिल्स एरिया 90% ऑफ एपिस्टेक्सिस जो होती है वो लिटिल्स एरिया पर होती है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिटिल्स एरिया पे एक दो चीज़ें, फर्स्ट ऑफ ऑल फिंगर नेल ट्रॉमा यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो फिंगर नेल ट्रॉमा होगा तो ब्लीडिंग होगी, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। एंड देन सेकंड ऑफ ऑल दिस इज़ मोर एक्सपोज टू ड्राइंग। ठीक है, यहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा होती है तो फिर इसलिए फिर क्रस्ट फॉर्मेशन होती है, फिर वो ब्लीडिंग करवा सकता है। इसके अलावा और कौन सी जगह हैं जहाँ पे हो सकता है? तो हमारे पास सेकंड जो चीज़ है मिडिल टर्बिनेट। अब मिडिल टर्बिनेट के अबव एंड मिडिल टर्बिनेट के बिलो, तो ये दो जगह होंगी, अबव द मिडिल टर्बिनेट एंड बिलो द मिडिल टर्बिनेट। अबव द मिडिल टर्बिनेट में हमारे पास जो है इथमोइडल वेसल्स जो हैं वो ब्लीडिंग करवाती हैं। ठीक है, तो अगर अबव द मिडिल टर्बिनेट में ब्लीडिंग हो रही है तो हमें इसका ध्यान रखना होगा कि इथमोइडल वेसल का कोई मसला है। ठीक है, बिलो द मिडिल टर्बिनेट में अगर हो रही है तो दैट इज स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी। सही है, तो ये कितनी जगहें होंगी? एक जगह लिटिल्स एरिया, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी जो जगह है दैट इज़ योर वुडरफ प्लेक्सिस। ये पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस करवाता है। जब हम एपिस्टेक्सिस की बात करते हैं तो दो किस्म का होता है, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये याद रखो कि वुडरफ प्लेक्सिस जो है वो पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस करवाता है। उसके अलावा हमारे पास एक और होता है कॉलमेला, अगर याद हो तो उसके अराउंड ही एक वेन रन कर रही होती है, उसको बोलते हैं रेट्रो कॉलमेलर वेन। सही है, तो उधर भी ब्लीडिंग होगी तो फिर दैट विल आल्सो कॉल्ड एपिस्टेक्सिस। ठीक है, एंड फाइनली नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स में कौन सी आर्टरी होती है? स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी, तो वो भी एपिस्टेक्सिस करवा सकती है। तो ये होगा हमारे पास एपिस्टेक्सिस की जगहें, 6 टोटल जगहें, 6 की 6 याद हो तो अच्छी बात है, सवाल आ जाता है लोकेशन या फिर जगह जहाँ पे एपिस्टेक्सिस होती है, तो फिर ये 6 जगह। अब मैंने जिक्र किया था कि एंटीरियर और पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस होते हैं। ठीक है, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस क्या होता है एंड पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस क्या होता है? एंटीरियर एपिस्टेक्सिस वो होता है कि जहाँ से ब्लड जो है वो फ्रंट ऑफ द नोज से फ्लो करेगा। ठीक है, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस क्या है? ब्लड जो है वो बैक ऑफ थ्रोट से जाएगा। ठीक है, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस मोर कॉमन होता है और लेस सीवियर होता है। ठीक है, और ये बच्चों में होता है। पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस इसका उल्टा, लेस कॉमन, मोर सीवियर, एंड ये बड़ों में होता है।
लाइक एडल्ट्स 40 ईयर ओल्ड के बाद वाले लोगों में। ठीक है, बाकी एंटी एपिस्टेक्सिस के कॉजेज़ जो होंगे वो लोकल कॉजेज़ होंगे और पोस्टीरियर के सिस्टमिक कॉजेज़ होंगे। ठीक है, अब कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं एपिस्टेक्सिस के, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एपिस्टेक्सिस के जो कॉजेज़ हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 2, लोकल एंड सिस्टमिक। उसके अलावा तीसरा भी होता है इडियोपैथिक, बट इडियोपैथिक मतलब कि कोई कॉज नहीं है उसका। ठीक है, तो लोकल कॉज क्या हो सकता है? सबसे पहला मोस्ट कॉमन कॉज दैट इज़ ट्रॉमा, चोट लग गई उसकी वजह से हो गया। सेकंड, इन्फेक्शन। ठीक है, खासकर डिप्थीरिया हो गया, राइनोसाइनसाइटिस हो गया उसकी वजह से। फॉरेन बॉडी, कोई शार्प फॉरेन बॉडी है तो फिर वो भी डैमेज कर सकती है नेज़ल म्यूकोसा को। कुछ नियोप्लाज्म्स हैं वो ब्लीड करवाते हैं, जैसे हिमेंजियोमा हो गया, सेप्टल हिमेंजियोमा होता है, कैपिलरी हिमेंजियोमा होता है, वो ब्लीड करता है। एंजियोफाइब्रोमा हो गया, एंजियोफाइब्रोमा यूजुअली यंग एडल्ट्स में, नेज़ोफेरिंग्स का एंजियोफाइब्रोमा बहुत कॉमन होता है। ठीक है, तो ये एक सवाल हो सकता है इन एंड ऑफ इट सेल्फ। उसके अलावा डिविएटेड नेज़ल सेप्टम में स्पर वाला जो था तो वो बेसिकली ट्रॉमा करवा सकता है। सेप्टल परफोरेशन, उसकी वजह से क्रस्ट फॉर्मेशन होगी एंड देन फिर वो एपिस्टेक्सिस करवाएगा। कंजेनाइटल या ऑस्लर डिजीज़ होता है, उसमें हमारे पास टेलेंजेक्टेजिया होती है नेज़ल रीजन के वेसल्स की, तो फिर उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। सिस्टमिक कॉज में सबसे मोस्ट कॉमन कॉज इज़ हाइपरटेंशन। ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो गए, हीमोफीलिया वगैरह, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गया, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो गया। ठीक है, एस्पिरिन टॉक्सिसिटी होगी। तो ये सारे कॉजेज़ किसके हैं? सिस्टमिक एपिस्टेक्सिस, कॉजेज़ ऑफ एपिस्टेक्सिस जो सिस्टमिक हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एपिस्टेक्सिस की इंट्रोडक्शन एंड इसके कॉजेज़ वगैरह। अब ट्रीट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास विल्फर्स जर्नल मेजर्स देख लेते हैं। सबसे पहले एपिस्टेक्सिस के कि बंदा अगर आ रहा है तो जर्नल मेजर्स कौन कौन से रखने हैं। सबसे पहली चीज़ कि बंदे को आपको प्रॉपर पोजीशन, जब जैसे ही बंदा है तो फिर उसको बैक रेस्ट के साथ उसको सीधा बैठाना है, सबसे पहली बात। ठीक है, और जितना ब्लड लॉस है उसको आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो सिटअप विथ बैक रेस्ट एंड ब्लड लॉस जितना भी हुआ है वो उसका करना है। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल रीअश्योरेंस करनी है पेशेंट की। थर्ड ऑफ ऑल वाइटल्स मेंटेन करने हैं। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस आ रहा है तो डायरेक्टली आप वाइटल पे जाओगे ऑब्वियसली, क्योंकि शुरू के 2 स्टेप्स पर हो नहीं सकते। ठीक है, फिर हीमोडायनेमिक्स मेंटेन करनी है, तो ब्लड फ्लूइड लगेगा, ब्लड लगेगा जो भी। ठीक है, एंड देन फिर उसके अलावा फिर ट्रीटमेंट के स्पेसिफिक भी कुछ कॉजेज़ कुछ जनरल मेजर्स होते हैं, वो फिर हम लोग ट्रीटमेंट जब करेंगे डिस्कस तो हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे। सही है, तो ये 4 मेजर जनरल मेजर्स हैं जो हमें चीज़ों का ख्याल रखना होता है। फिर अब हम आ जाते हैं कि फर्स्ट एड क्या है, इसको सही कैसे कर सकते हैं हम लोग एपिस्टेक्सिस को। तो ट्रीटमेंट एपिस्टेक्सिस की क्या है? अब ट्रीटमेंट का ये है कि हम लोग पहले सिंपलर ट्रीटमेंट करते हैं, फिर हम लोग उससे ज़्यादा एडवांस होते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल ट्रीटमेंट जो है, जो यूजुअली घरों में की जाती है, दैट इज़ नोन एज दी ट्रॉटर्स मेथड। इसमें क्या होता है कि बंदे को हम लोग सिटिंग पोजीशन में बिठाते हैं। ठीक है, उसका हेड लीन फॉरवर्ड होगा। ठीक है, उसके अलावा नोज पिंच्ड होगी बिटवीन इंडेक्स एंड थंब फिंगर। ठीक है, मुंह से वो सांस ले रहा होगा एंड आइज कंप्रेस ऑन दी नोज ताकि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए। ठीक है, मोस्ट कॉमनली हम लोग इससे ही सही हो जाता है, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस इससे ही सही हो जाता है। अगर ये काम ना करे तो प्रोबेबली बंदा हॉस्पिटल में आएगा। ठीक है, उसमें फिर हम क्या करते हैं, सेकंड जब हम बंदा आ रहा है ट्रॉटर्स मेथड काम नहीं कर रहा तो वेजो कंस्ट्रिक्टर लगा देते हैं कोई। ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्टर्स हैं काफ़ी, जस्ट टेक्स्ट में मैं पोस्ट एडिटिंग बता दूंगा, लेकिन वो करते हैं। देन थर्ड वन इज़ कॉटराइजेशन। कॉटराइजेशन हम तब करते हैं जब हमें वेजो कंस्ट्रिक्टर भी काम नहीं किया,
अब हमें पता चल रहा है कि ब्लीडिंग का कॉज कौन सा है, कौन सी आर्टरी से ब्लीड हो रही है, तो वो स्पेसिफिक आर्टरी को हम कॉटराइज कर देंगे। कॉटराइजेशन के 2 मेथड्स होते हैं। पहले हम केमिकल कॉटराइजेशन ट्राई करते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, वो यूजुअली यूज़ होता है। अगर उससे भी नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिकल कॉटराइजेशन भी की जा सकती है। सही है। इससे फिर क्या होगा, वेसल बंद हो जाएगी, ब्लीडिंग नहीं होगी। लेकिन अगर इससे भी काम नहीं चला या फिर ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा है कि लोकल साइट ऑफ ब्लीडिंग आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, तो फिर हम लोग करते हैं नेज़ल पैकिंग। नेज़ल पैकिंग में बेसिकली क्या है कि नाक में हमने वायर गॉज होता है, लाइक पट्टी होती है ना, वो हम बांध देते हैं। अब वो पट्टी सिर्फ पट्टी नहीं होती, पट्टी में हम लोग वेजो कंस्ट्रिक्टर डालते हैं, पट्टी में हम लोग एंटीबायोटिक्स डालते हैं, पट्टी में हम लोग पेट्रोलियम जेली वगैरह डालते हैं, ताकि वो एक तो सही तरीके से जाए, दूसरा अपना इफेक्ट ड्रग्स का भी दिखाए। तो वेजो कंस्ट्रिक्टर ब्लीडिंग को रोकेगा, एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन को ख़त्म करेंगे, ठीक है, पेट्रोलियम जेली उसको सॉफ्ट बनाएगी। तो ये सारी चीज़ें। अब नेज़ल पैकिंग के 2 तरीके होते हैं। एक एंटीरियर होता है जो हम लोग एंटीरियर ब्लीडिंग में यूज़ करते हैं, और फर्स्टली हम लोग यही कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एंटीरियर में हम लोग क्या करते हैं कि वही वायर गॉज या रिबन गॉज जो है वो लिया हमने, उसको सोक कर दिया पेट्रोलियम जेली, नियोस्पोरिन, वेजो कंस्ट्रिक्टर, इन चीज़ों में। सही है। फिर उसको फ्लोर टू रूफ हम लोग बेसिकली उसका पूरा नाक, दोनों नाक बेसिकली उसके वो हो जाते हैं, पैक कर देते हैं। फिर 2 दिन के बाद हम लोग रिमूव करते हैं, इससे ब्लीडिंग रुक जाती है, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली, क्योंकि ये प्रोसीजर थोड़ा पेनफुल होता है, इनकन्वीनियंट होता है, तो नेज़ल टैम्पॉन्स भी होते हैं। वो क्या होता है कि बेसिकली उसमें वो एक्सपेंड कर देते हैं जब भी कोई फ्लूइड आता है, तो फिर उससे क्या होगा कि जैसे ही ब्लीडिंग होगी तो वो एक्सपेंड कर देगा, तो वो पैकिंग का ही इफेक्ट आएगा उसमें। सही है। उस पर फिर हम लोग वेजो कंस्ट्रक्टर लगा देते हैं ताकि अच्छा इफेक्ट है। तो दैट इज़ या इंटीरियर पैकिंग। फिर पोस्टीरियर पैकिंग पर आ जाते हैं। पोस्टीरियर पैकिंग हम तब करते हैं जब इंटीरियर से काम नहीं बना, और मोस्ट लाइकली फिर एपिस्टेक्सिस जो है, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस है वो। तो उसमें क्या होता है कि हमें कैथेटर पास करना होता है फ्रॉम बेसिकली नोज से फिर माउथ की तरफ। ये क्यों करते हैं हम लोग कि नोज से पास किया फिर माउथ की तरफ लेकर आए, तो उसके पीछे अटैच होगा, अक्सर वायर गॉज या रिबन गॉज होते हैं, वो अटैच होता है, ताकि वो बेसिकली हम उसको गाइड कर सकें। गाइड करके हम लोग उसको थ्रेड से बेसिकली स्टेबलाइज कर देंगे। होपफुली मुझे लिंक मिल जाए कोई पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस के पोस्टीरियर पैकिंग की, तो फिर मैं वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन बेसिकली इसमें ये होता है कि नाक ये है एंड ओरल कैविटी ये रही, तो ये कैथेटर पास हुआ एंड देन ऐसे माउथ से बिल फर्ज निकाल रहे हैं, तो कैथेटर के पीछे यहाँ पे लगा हुआ होगा वायर गॉज। तो ये जैसे ही कैथेटर खींचेंगे हम लोग, तो फिर वायर गॉज जगह पर आ जाएगा जहाँ पे एपिस्टेक्सिस हो रही होगी, जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही होगी, तो फिर वो पैकिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। पोस्टीरियर पैकिंग होगी। पोस्टीरियर के साथ साथ एंटीरियर पैकिंग भी ज़रूरी करनी होती है। तो एक इधर हो गया और एक कदम जैसे ही हम लोग रेगुलर पैकिंग कर रहे होते हैं, और ये बायलैटरली होगा। तो दैट इज़ इट। एंड इन फिक्सिंग कैसे होगी, 2 थ्रेड्स ऐसे होती हैं, एक थ्रेड ओरोफेरिंग्स की तरफ होती है जो दांत पे लग जाती है, ठीक है। इससे क्या होगा कि ओरोफेरिंग्स वाली पैकिंग से रिमूवल आसान हो जाता है, ओरोफेरिंग्स वाली थ्रेड से सॉरी रिमूवल आसान हो जाता है, एंड नेज़ल वाली उसको फिक्स करके रखती है। तो दैट इज़ फॉर पोस्टीरियर पैकिंग। अब इतना ज़्यादा झंझट नहीं करना हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा फोलीज कैथेटर निकालते हैं। फोली कैथेटर में बलून था, तो बेसिकली उसका बलून जो है वो इन्फ्लेट कर देते हैं जब वो आ जाए कहाँ पर, ब्लीडिंग साइड की तरफ बलून इन्फ्लेट होगा तो उधर रुक जाएगा, पैकिंग वाला ही सीन होगा उसमें। ये भी नहीं करना तो नेज़ल बलून्स आते हैं, उसके 2 बल्ब होते हैं, एक नेज़ल कैविटी के लिए होता है, दूसरा नेज़ोफेरिंग्स के लिए होता है, वो कर लेंगे, ठीक है। तो पोस्टीरियर पैकिंग के 3 मेथड्स हैं। एक में कैथेटर किया और फिर उसको रिबन गॉज वाला, दूसरे में फोलीज कैथेटर को इन्फ्लेट कर दिया एंड देन वो नेज़ोफेरिंग्स पे उसको उसने ब्लॉक कर दिया, तीसरा नेज़ल बलून जिसके 2 बल्ब्स होते हैं, एक नेज़ल कैविटी के लिए, दूसरा नेज़ोफेरिंग्स के लिए। शुरू के 2 मेथड में आपको एंटीरियर पैकिंग करनी पड़ेगी, फोलीज कैथेटर अकेला दिया या फिर कैथेटर के साथ हमने जो वायर गॉज है वो किया, तो एंटीरियर पैकिंग करनी पड़ेगी। नेज़ल बलून में सिंस नेज़ल कैविटी के लिए अलग से वो है, तो नो नीड फॉर
पैकिंग, एंटीरियर पैकिंग। अब अगर इससे भी काम नहीं बना, फिर हम लोग आते हैं एंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन पे। ठीक है, एंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन में हम लोग ब्लीडिंग पॉइंट को लोकेट करते हैं और फिर उसकी कॉटरी करवा देते हैं। अब कॉटरी, इसकी लिमिटेशन क्या है, दैट इज़ कि अगर लोकलाइज, लिमिटेशन इसकी क्या है कि लोकलाइज अगर हम नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप कॉटरी नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली, क्योंकि ब्लीडिंग साइट ही आपको नहीं पता कौन सी है, सारी वेसल्स तो कॉटरी नहीं करोगे ना। तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग में हम लोग ये यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली जो पिछला वाला मैंने बताया था, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग में नहीं यूज़ होता। ठीक है, देन वी हैव सम अदर मेथड्स, जैसे SMR होता है, सब म्यूकोजल रिजेक्शन, आई थिंक सब म्यूकोजल नहीं, सब म्यूकोकॉन्ड्रियल रिजेक्शन होता है, सॉरी। उसमें क्या होता है कि सेप्टल अगर एपिस्टेक्सिस है, सेप्टम की वजह से हो रही है, तो फिर उसमें हम लोग SMR करेंगे तो फिर वो सेप्टम का मसला हल हो जाएगा। खासकर डिविएटेड नेजल सेप्टम की वजह से अगर एपिस्टेक्सिस हो रही है तो वो मसला हल हो जाएगा, तो फिर वो एपिस्टेक्सिस हल हो जाएगी। एंड देन वी हैव लाइगेशन ऑफ वेसल। जिस वेसल में से हमारी क्या कहते हैं ब्लीडिंग हो रही है, हम लोग उसके प्रीवियस वाली वेसल, जैसे एक्सटर्नल कैरोटिड कोई अगर बंद कर दूँ, ठीक है, लेकिन हम लोग यूजुअली करते नहीं क्योंकि ऑब्वियसली डेंजरस है, तो हम सुपीरियर थायराइड आर्टरी के ऊपर वाली जो एक्सटर्नल कैरोटिड है करना होगा तो उधर से ही करेंगे। वो भी हम लोग अब नहीं कर रहे होते, कि हम लोग यूजुअली मैक्सिलरी आर्टरी का कर रहे होते हैं, खासकर अगर पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस का है। ठीक है, मैक्सिलरी आर्टरी का होता है इन पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। ठीक है, उसके अलावा एथमोइडल आर्टरीज हो रही होती हैं अगर मिडिल टर्मिनेट के ऊपर ब्लीडिंग है। सही है। उसके अलावा स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी की भी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी लाइगेशन। ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी लाइगेशन, टेस्पाल। ठीक है, उसमें स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी को ढूंढा, उसको लाइगेट कर दिया। ये खासकर तब करते हैं जब बार बार नोज ब्लीडिंग हो रही होती है। एंड देन फाइनली वी हैव एम्बोलाइजेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फेमरल आर्टरी से एक्सेस लेते हैं, वहाँ से जाते जाते हम लोग अक्सर मैक्सिलरी आर्टरी को ही करते हैं हम लोग ये। ठीक है, तो फेमरल आर्टरी से कैथेटराइज किया, जो एंजियोग्राफी वाला बेसिकली प्रोसीजर होता है, तो वहाँ से जाते जाते हमने इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी को लोकलाइज किया, उधर से उसको बंद कर दिया। यूजुअली हम लोग जेल फोम यूज़ कर रहे होते हैं उसके लिए। ठीक है, और ये हमें बायलेटरली करना होता है, मतलब कि दोनों साइड की इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरीज को एम्बोलाइज करना होता है। एथमोइडल को हम नहीं कर सकते फॉर वट एवर रीज़न। तो ये हो गया हमारा एपिस्टेक्सिस का A to Z जितना भी है। ट्रीटमेंट भी कर ली, बेसिक्स भी कर लिया, इंट्रोडक्शन भी कर लिया, सब कर लिया। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो।